दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख ओपिनियन द बम्पी रोड टू 12th WTO मिनिस्टीरियल के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। WTO का कृषि पर समझौता। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित होने वाला विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन खासा चर्चा में है। कई मायनों में महत्वपूर्ण इस सम्मेलन का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक किया जाना है। पहले से ही 2 वर्ष की देरी से आयोजित हो रहे इस सम्मेलन की अहमियत एक और इस बात से है कि क्या यह कोविड-19 महामारी से बिगड़ी वैश्विक व्यापार व्यवस्था तथा पनपे संरक्षणवाद के मद्देनजर वैश्वीकरण को फिर से पुनर्जीवित कर सकेगा। तो दूसरी ओर इस बात पर भी लोगों की नजर है कि क्या विकसित एवं विकासशील देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को समाप्त कर समावेशी और संतुलित वैश्विक व्यापार व्यवस्था के विकास में WTO की नवनियुक्त अध्यक्ष अपनी निर्णायक भूमिका निभा पाएगी। इन सभी बातों के अलावा भारत के लिए इस बैठक की अहमियत इसलिए है कि क्या G33 की मीटिंग में उभरी भारत की चिंताओं का समाधान इसमें हो सकेगा। गौरतलब है कि इस मीटिंग में भारत ने खाद्य सुरक्षा के मकसद से सार्वजनिक भंडारण स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म पर जल्द कोई निर्णय लेने और घरेलू समर्थन के मद्देनजर संतुलित कार्रवाई करने का मत रखा था। बहरहाल आगामी बैठक में इस पर भी बात होने की उम्मीद है कि क्या भारत जैसे विकासशील एवं कृषि क्षेत्र में अल्प विकसित देशों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं कृषकों व कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी प्रयासों को मान्यता दी जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या इस क्षेत्र की समस्या का कोई ऐसा समाधान निकाला जा सकेगा जिस पर सभी देश एक साथ खड़े हों और वह लंबे समय तक बरकरार रहें। गौरतलब है कि कृषि से संबंधित सारी गतिविधियों जैसे आयात निर्यात भंडारण तथा घरेलू सहायता आदि का संचालन WTO के कृषि पर समझौता यानी AOA के तहत बने प्रावधान से होता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि WTO के कृषि पर समझौता के मायने क्या हैं तथा इसके कौन से आयाम हैं और भारत का इसके संदर्भ में क्या रुख है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है कृषि पर समझौता और यह कैसे अस्तित्व में आया। 1995 में WTO के अस्तित्व में आने के बाद इसके सदस्यों द्वारा उसी साल खाद्य और कृषि वस्तुओं के बाजारों को विकृत करने और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकारी नीतियों को निर्धारित करने के लिए कृषि पर समझौता को भी लागू किया गया। इसका मकसद खाद्य और कृषि वस्तुओं के व्यापार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उत्पन्न विकृति को कम करना है। WTO की कृषि समिति इस समझौते की देखरेख करती है तथा सदस्यों को इससे संबंधित चिंताओं से निपटने के लिए एक मंच प्रदान करती है। समय समय पर विभिन्न संशोधनों के जरिए आज भी इसका विस्तार जारी है। मौजूदा कृषि पर समझौता को मोटे तौर पर घरेलू समर्थन, बाजार पहुंच एवं निर्यात प्रतिस्पर्धा जैसे 3 विषयों में बांटा गया है। जहां घरेलू समर्थन का मतलब वैसी कृषि सब्सिडी जैसे उर्वरक सब्सिडी तथा सहायता कार्यक्रमों जैसे PM किसान से है जो उत्पादन को सीधे प्रोत्साहित करते हैं और व्यापार को विकृत करते हैं। वहीं बाजार पहुंच से तात्पर्य आयात शुल्क जैसे व्यापार प्रतिबंधों को कम या खत्म करने से है। तो निर्यात प्रतिस्पर्धा का मतलब निर्यात प्रोत्साहन के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडी तथा अन्य सहायता कार्यक्रमों को तर्कसंगत बनाने से है। आगे चलकर 2001 की दोहा बैठक में कृषि समझौते में उल्लिखित घरेलू सब्सिडी को ग्रीन, एम्बर तथा ब्लू बॉक्स नामक 3 गुणात्मक भागों में बांटा गया। ग्रीन बॉक्स में सब्सिडी की वैसी संरचना या मात्रा को शामिल किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत न करती हो, जैसे पर्यावरण संरक्षण तथा सतत व समावेशी कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए दी गई सब्सिडी या सहायता। इसमें शामिल सब्सिडी पर कोई उच्च सीमा आरोपित नहीं है। इन सब के अलावा इसमें विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के गरीब एवं कमजोर तबकों के कल्याण के लिए खाद्य सुरक्षा जैसे कार्यक्रम भी आते हैं।
हालांकि विकसित देश भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को इसके अंतर्गत नहीं मानते हैं। बात करें एम्बर बॉक्स की, तो इसमें आने वाली सब्सिडी सीमा रहित नहीं है। इसे डी मिनिमिस यानी न्यूनतम समर्थन स्तर तक विस्तारित करने की अनुमति है, भले ही इससे व्यापार में विकृति ही क्यों ना आ जाए। डी मिनिमिस की सीमा अपने कृषि उत्पादन का विकसित देशों के लिए जहां 5% निर्धारित है, तो वहीं विकासशील देशों के लिए यह 10% निश्चित है। इसमें शामिल समर्थन या सब्सिडी उत्पाद एवं गैर उत्पाद विशिष्ट दोनों हो सकते हैं और व्यापार को प्रत्यक्ष तौर पर विकृत कर सकते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP एवं PMKSY यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात ब्लू बॉक्स की। यह एक प्रकार का एम्बर बॉक्स ही है। इसमें वे सभी सब्सिडी शामिल हैं जो एम्बर बॉक्स में हैं। यह एम्बर बॉक्स से इस मामले में अलग है कि इसमें शामिल सहायता कृषि उत्पादन को भी सीमित करती है तथा इस पर अभी तक कोई अधिकतम सीमा आरोपित नहीं है। इन 3 बॉक्सों के अलावा सब्सिडी का एक और बॉक्स भी है जो विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के लिए विशेष एवं विभेदक व्यवहार यानी स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट SNDT उपलब्ध कराता है। इसे डेवलपमेंट बॉक्स भी कहते हैं। इसमें कृषि मशीनरी व इनपुट सेवाओं पर निवेश के लिए सरकारी सहायता या समर्थन शामिल है। यह विकसित देशों के लिए उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि विशेष एवं विभेदक व्यवहार के तहत विकासशील एवं अल्प विकसित देशों को विशेष परिस्थिति जैसे बाढ़ एवं सूखा के कारण उत्पादन में गिरावट या अच्छे मॉनसून की स्थिति में उत्पादन आधिक्य होने पर आयात या निर्यात में अल्पकाल के लिए अवरोध लगाया जा सकता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में उतार चढ़ाव की स्थिति में भी आयात निर्यात को कम किया जा सकता है या फिर पूरी तरह से रोक भी लगाई जा सकती है। 2013 की बाली बैठक में भारत ने आगे बढ़कर विशेष एवं विभेदक व्यवहार के तहत खाद्य सुरक्षा के विषय को उठाया। इस पर आम सहमति बनी कि खाद्य सब्सिडी के विषय को अगले 4 वर्षों यानी 2017 तक स्थगित कर दिया जाए। इसी उपबंध को पीस क्लॉज कहा गया। विकसित देशों ने 2007 की जेनेवा बैठक में अपने कमजोर समूह के किसानों की सुरक्षा के लिए विशेष एवं विभेदक व्यवहार यानी SNDT से लगभग मिलता जुलता ही विशेष सुरक्षा उपायों यानी स्पेशल सेफगार्ड मेजर्स SSMs की मांग की। इसे 2009 में मान लिया गया। आगे चलकर 2015 की नैरोबी बैठक में विशेष सुरक्षा उपायों की मांग विकासशील देशों ने भी उठाई। इसका भारत ने समर्थन किया, साथ ही कई अन्य मांगे उठाते हुए अपना रुख भी स्पष्ट किया। अब जानते हैं इस समझौते पर भारत का रुख तथा क्या है उस रुख के पीछे की अहम वजह। भारत के रुख के पीछे कई चिंताएं हैं। उसके प्रमुख चिंताजनक कारणों में एक और पीस क्लॉज का 2017 में समाप्त हो जाना, तो दूसरी ओर नैरोबी 2017 एवं ब्यूनर्स आयर्स 2019 की बैठक में सार्वजनिक खाद्य भंडारण पर कोई ठोस व स्थायी निर्णय नहीं लिया जाना शामिल है। भारत इस बात पर लगातार जोर देता रहा है कि WTO के सदस्य देश खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे के स्थायी समाधान पर सहमत हों। साथ ही भारत सहित सभी विकासशील देशों को किसी भी सीमा का उल्लंघन करने के लिए दंडित नहीं किया जाए। इन सब के पीछे भारत के कई व्यावहारिक तर्क हैं। पहला तर्क है कि भारत तथा उसके जैसे कई विकासशील देशों की बड़ी आबादी, विशेषकर ग्रामीण एवं असंगठित मजदूरों की आबादी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। ऐसे में उनके लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा जैसे कार्यक्रम को वर्ष भर संचालित करने के लिए खाद्यान्न का सार्वजनिक भंडारण आवश्यक है। दूसरा, भारत के 3/4 से अधिक किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं, जिससे उनके उत्पादन के अनुपात में लागत अधिक हो जाती है। अतः किसानों को अपने उत्पादन का कम से कम लागत मूल्य मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि MSP के माध्यम से सार्वजनिक खरीद की जाए। स्वाभाविक है कि बिना सार्वजनिक भंडारण के सार्वजनिक खरीद प्रणाली बनाए रखना संभव नहीं है। तीसरा, लघु व सीमांत किसानों का उत्पादन इतना भी नहीं होता जिससे वे अपने पूरे परिवार के लिए वर्ष भर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। इसलिए अन्नदाता के खाद्य, पोषण व स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण जरूरी है। चौथा, भारत में जहां पहले से ही बाढ़, सूखा जैसी आपदा की बारंबारता मौजूद है, वहीं विकासशील और अत्यधिक जनसंख्या दबाव के कारण
जलवायु परिवर्तन के प्रति भी सुभेद्यता जान पड़ती है। जलवायु परिवर्तन के प्रति इसकी कृषि प्रणाली अत्यधिक महंगी जलवायु अनुकूलन व्यवस्था को अपनाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में स्वाभाविक है कि भारत भविष्य में खाद्य असुरक्षा तथा दूसरे देशों पर खाद्य निर्भरता से बचने के लिए सार्वजनिक खाद्य भंडारण करे। साथ ही भारत के लिए अगली गंभीर चिंता का मुद्दा यह भी है कि विकसित देशों द्वारा प्रदान 5% सब्सिडी की राशि विकासशील देशों की 10% सब्सिडी की राशि से कई गुना अधिक हो जाती है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2015 में अमेरिका ने अपने हर किसान को औसतन $7,860 की राशि बतौर सब्सिडी उपलब्ध कराया, जबकि वर्ष 2014 में भारत ने लगभग 9 करोड़ किसानों को औसतन $417 की राशि प्रति किसान बतौर सब्सिडी उपलब्ध कराई। हालांकि विकसित देश अपनी उच्च सब्सिडी राशि के पक्ष में यह तर्क देते हैं कि उनकी कृषि प्रणाली विकसित तथा लागत प्रभावी है। इन सबके अलावा भारत लगातार इस बात पर भी जोर देता रहा है कि केवल विकासशील देश ही अपने बाजारों को खोलते हैं, जबकि विकसित देश स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता यानी सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी श्रम तथा पर्यावरण जैसे उच्च मानक का उपयोग कर गैर प्रशुल्क अवरोध यानी नॉन टैरिफ बैरियर्स पैदा करते हैं। इससे विकासशील देश उनके बाजारों तक अपनी पहुंच स्थापित नहीं कर पाते। आखिर में मुद्दा यह भी है कि सभी चर्चित मामलों का समाधान सुनिश्चित किए बिना ही विकसित देश WTO की बैठक में कृषि से संबंधित नए विषयों को इस समझौते में शामिल करने की बहस शुरू कर देते हैं। आइए अब जान लेते हैं WTO की वर्तमान बैठकों में कृषि क्षेत्र से संबंधित अन्य प्रमुख विषयों के बारे में। 2015 के नैरोबी पैकेज के अंतर्गत कपास निर्यात से संबंधित एक विषय कृषि समझौते का हिस्सा बना। इसमें यह प्रावधान किया गया कि आयातित कपास पर उसी देश की मुहर लगी हो जिस देश में उस कपास का उत्पादन किया गया हो। वहीं 2017 की ब्यूनस आयर्स बैठक में मत्स्य उत्पादन व व्यापार पर सब्सिडी को कम करने का प्रस्ताव लाया गया, किंतु समझौता बाध्यकारी नहीं होने के कारण इस पर सभी देशों की सहमति बन पाई। गौरतलब है कि विश्व में भारत का मछली उत्पादन में तीसरा तथा मछली उत्पादों के निर्यात में चौथा स्थान है। अब प्रमुख बात यह है कि आगामी बैठक में भारत के रुख के पीछे की चिंताओं का समाधान क्या हो। तो आइए जानते हैं क्या हो आगे की राह। खाद्य सुरक्षा का मुद्दा जहां एक ओर आर्थिक रूप से प्रासंगिक है, वहीं दूसरी ओर भारत जैसी बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक चिंता का विषय भी है। अतः इससे संबंधित सार्वजनिक भंडारण, साथ ही गरीबी निवारण, ग्रामीण विकास, कृषि संबंधित ग्रामीण रोजगार तथा कृषि विविधीकरण के लिए भी भारत जैसे विकासशील देशों के पक्ष में जल्द से जल्द संबंधित मुद्दों का समाधान निकालने की दरकार है। इसके अलावा विकासशील देशों की अविकसित कृषि प्रणाली को ध्यान में रखकर उसके घरेलू समर्थन कार्यक्रम में मात्रात्मक व गुणात्मक छूट दी जानी चाहिए। आपदा जैसी गंभीर स्थिति में भी आयात एवं निर्यात कोटा के संबंध में विकासशील देशों को और छूट दी जानी चाहिए। और अंत में विकसित देशों को अपने गैर प्रशुल्क मानक को सरल कर अपने बाजार तक विकासशील देशों की पहुंच को सुनिश्चित करना चाहिए। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। WTO के कृषि पर समझौता यानी AOA से आप क्या समझते हैं? इसे लेकर भारत की आपत्तियां क्या क्या हैं? भारत की आपत्तियों के संदर्भ में इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।